ऑलराइट, हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इंजीनियर उमर, योर एप्टीट्यूड टीचर। और आज मैं बेटा एनईडी का पास पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। पास पेपर नहीं बोल सकते आप, 1 साल बाद ये पास पेपर हो जाएगा। जो कल पेपर हुआ था ना 16 सितंबर को, वो मैंने कुछ कलेक्ट किया बच्चों से। तो समझो 200 स्टूडेंट्स में से मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने ही भेजा है। आप ये समझ लो कि 10-12 स्टूडेंट्स ने, तो जिनको याद रह गए तो उन्होंने सवाल भेज दिए थे मुझे। तो बेटा उसमें से भी फिर मैंने सबसे पता किया कि यार जिसको ये सवाल ऑथेंटिक लग रहे हैं मुझे बता दे। तो उसमें जो जो सवाल बच्चों ने बताया ना, वो जो ऑथेंटिक, मैंने वो इसमें इंक्लूड कर दिए। ठीक है, तो अब ये कोई ना बोले कि हमारे में नहीं आया था। और हो सकता है कि पहली दूसरी शिफ्ट का चक्कर हो ना, 2 शिफ्ट होती हैं तो पहली दूसरी शिफ्ट में ऐसा हुआ हो। ठीक है, लेकिन सवाल सारे ऑथेंटिक हैं, तो ये आपस में आप डिस्कस भी कर सकते हो। अच्छा, एक और बात ये पता लगी कि सिंस मेरे पास टाइम कम था और आपको पता है कि कंपोजिंग में, टाइपिंग में बहुत टाइम लगता है। वो स्टूडेंट्स तो हाथ से लिख के दे देते हैं, तो उसको टाइप करना पड़ता है, कंपोज करना पड़ता है, एनिमेशन लगानी पड़ती है, तो उसमें टाइम लगा है। तो उस चक्कर में मैंने जो आज पेपर हुआ ना, उसके हवाले से स्टूडेंट से पता किया है। तो उन्होंने बताया कि सर जो आपने कल शेयर किए थे ना ग्रुप्स में, वो जो है पेपर में से क्वेश्चंस लगे हैं। इट मींस कि जो कल वाला पेपर आया है उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आज के पेपर में आए हैं। इसका मतलब कि अब जो आगे पेपर होगा वो कुछ सिमिलर ही होगा। हो सकता है कि सवाल को दूसरे नोइये से पूछ ले, वो मैं डिस्कस करूंगा कि इसको ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, लेकिन ओवरऑल पेपर आसान था। ठीक है, तो ये खुशखबरी है आप लोगों के लिए। खैर, स्टार्ट करते हैं नाउ। जो पहला सवाल मुझे पता लगा वो ये एनईडी पास पेपर का, यानी कि कल वाला पेपर। सो एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर, क्या है? बहुत आसान लग रहा है, आगे बेटा मुश्किल आएगा। स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, बोथ बीएनसी। क्या आपको पता है? एक्सीलरेशन, वेलोसिटी दोनों ड्राइव क्वांटिटीज है, फंडामेंटल नहीं हो सकता, स्केलर हो ही नहीं सकती, ये डायरेक्शन है। तो वेक्टर क्वांटिटीज योर करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हमारा आंसर क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। कहां से लिया गया बेटा? चैप्टर भी मेंशन कर रहा हूं, तो इस बात को जहन में रखना कि भाई ये चीजें भी इंक्लूडेड हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन होती है, फोर्स भी वेक्टर है। नहीं है तो ये नहीं है। ये हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड देता है खाली। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमारे पास क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास? डी हो गया। कहां से लिया गया भाई? चैप्टर नंबर 2 वेक्टर से लिया गया है। सवाल के तौर पे वेक्टर से लिया गया है, नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको पता है, वहां पे पढ़ चुके हैं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर नंबर 12 में। सो एक और ये सवाल आया था, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए, तो ये मैं सॉल्व करा देता हूं। अ हेलीकॉप्टर वेट 3920 न्यूटन्स, यानी कि वेट कितना हो गया? 3920 न्यूटन्स, 3920। कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स मालूम करो भाई। इफ इट इज असेंडिंग अप, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो भाई इसका सीधा सीधा लॉजिक याद रखो, जो मैंने तुम्हें ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में बताई थी। मैंने कहा था एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो हमेशा क्या लेना? अपैरेंट वेट बराबर होगा किसके? अपैरेंट वेट तुम्हारे पास बराबर होता है mg प्लस ए। अगर ऊपर जा रहा है, अपवर्ड यानी कि असेंडिंग अप, अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो अपैरेंट वेट किसके बराबर हो जाएगा? g माइनस ए। याद कर लिया। अब इस अपैरेंट वेट को अपैरेंट वेट को कंसीडर नहीं करो, इसकी जगह पे इसको फोर्स कंसीडर कर लो, है ना भाई? क्यों कंसीडर कर रहे हैं? वहां पे एलिवेटर था, यहां तो हेलीकॉप्टर भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो फोर्स कंसीडर कर लो। तो ये फॉर्मूला लगा देना। फॉर्मूला क्या लगेगा भाई? आपके पास मास गिवन है, नहीं गिवन सर, तो क्या करें बेटा? मास निकाल लो यहां से। किससे निकलेगा? W इक्वल्स टू mg से। W इक्वल्स टू mg से निकालोगे 3920। मास तुम्हें निकालना है, ग्रेविटी तुम्हें पता है 9.8, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 400 kg। सही है। इसको क्या करोगे? इससे निकालोगे तुम फोर्स, है ना? फोर्स निकालो या डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर दो। इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो क्या मास की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? ये हो जाएगा हमारे पास mg। mg का मतलब यही वाली चीज है ना, तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूं 3920। ये हो जाएगा मेरे पास m इंटू ए, तो ये मेरे पास ma हो गया। ma का मतलब 400 जो कि मास निकाला है, और एक्सीलरेशन कितना बोल रहा है कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, तो कितना हो गया बेटा? 800। तो 3920 प्लस है ना बेटा यहाँ पे? हाँ प्लस है, असेंडिंग अप हो रहा है, डाउनवर्ड होता तो माइनस कर देता। तो ये कितना हो गया मेरे पास टोटल? मेरे पास बन रहा है 4720 न्यूटन। सही है, 800 हो गया, इसमें प्लस है 4720 न्यूटन। तो ये मेरे पास एक फोर्स आ गई, तो मैं एक साइड में लिख देता हूं। ये मेरे पास फोर्स जो आई है
वो कितनी आई है 4720। सवाल का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बोलता है व्हाट विल बी द फोर्स, अब एक और फोर्स निकाल रहा है ऑन हेलीकॉप्टर इफ इट इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड। बार बार तुमको बताया कि भाई जब कांस्टेंट स्पीड से जाता है ना, जब कांस्टेंट स्पीड से जाएगा तो एक्सीलरेशन क्या हो जाती है 0। आई रिपीट, जब हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा है लेकिन कांस्टेंट स्पीड का वर्ड आ गया, अब स्पीड जो भी हो एक्सीलरेशन क्या हो जाती है 0 हो जाती है। कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन 0, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सीलरेशन 0। सो उस सूरत में अपवर्ड जा रहा है तो फॉर्मूला दोबारा सर वही इस्तेमाल करेंगे, कौन सा वाला एम जी, और यहां पे क्या लिख देंगे हम प्लस ए। सही है, जब एक्सीलरेशन 0 हो गई तो सारा का सारा mg के बराबर हो गया, मतलब कि सारी की सारी फोर्स w के बराबर हो गई, एंड w विच इज गिवन ओवर देयर 3920 न्यूटन्स। ठीक है, तो हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं। हो सकता है इसमें ऑप्शंस में जो भी है बच्चे को ऑप्शन याद नहीं थे इसलिए मैंने भी इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। क्या आंसर हुआ, एक फोर्स हमारे पास क्या निकली 4720 आई गेस, और दूसरी क्या निकली हमारे पास वाले पार्ट की जो कि एक्चुअल हमारे पास वेट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 मोशन से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स इन अ सेकंड डज अ स्पेसशिप ऑफ डायमीटर 30 मीटर नीड टू बी रोटेटेड इन टू क्रिएट आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अब बोल रहा है कि भाई ये वही वाला स्पिन फ्रीक्वेंसी था, आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाला था ना हमारे पास, ग्रेविटेशन का आखिरी टॉपिक मैंने लेक्चर में अपलोड किया हुआ है। तो ये वही आसान सा है। क्या करना है तुम्हें, सीधा सीधा स्पिन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा दो। बोल रहा है कि कितना तेजी से घुमाएं, क्या फ्रीक्वेंसी रखें, कितनी साइकिल्स पर सेकंड रखें कि हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी 9.8 क्रिएट हो जाए स्पेसशिप में। तो स्पेसशिप जो है हमारे पास वो कुछ ऐसी होती है ना, हमने ये पढ़ी थी ऐसे करके, बेटा मैं रफली अभी ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे करके थी ना स्पेसशिप जिसके दो चैम्बर थे, बीच में टनल थी। तो ये टनल की लेंथ कितना बोलता है 30 है। तो बेटा हमारे पास इसका रेडियस क्या हुआ, अगर ये ऐसे से घूमेगी टनल तो इसका रेडियस ये हुआ ना, तो 30 का हाफ हो गया मतलब कि 15, तो हमेशा 15 लेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, F इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट जी ओवर आर। जी की जगह 9.8 रखना बेटा, आर की जगह पे तुम क्या पुट करोगे 15 मीटर्स। क्यों, ये टोटल डाया दिया हुआ है, तुम्हें आर पुट करना है, रेडियस यानी कि 15 d/2, 2 पाई की वैल्यू रखना, तुम्हारे पास आंसर आएगा 0.128 साइकिल्स पर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन दे दिए होंगे तुम्हें 12.8 साइकिल पर मिनट, 22, और तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया 0.128 साइकिल्स पर सेकंड। चलो चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन से लिया गया। आगे बढ़ते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल किसके बराबर होता है 1 kg पर मीटर स्क्वायर, 1 kg पर मीटर स्क्वायर पर इंटू सेकंड स्क्वायर, 1 kg पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा सिंपल फॉर्मूला, जूल वर्क का यूनिट होता है ना, एनर्जी का होता है, वर्क का यूनिट होता है। तो ये हो गया F इंटू डी, तो F की जगह पे m पुट कर दो, मास होता है kg, एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस होता है मीटर, ये दोनों मीटर मिलके क्या बनाते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया खुद बता दो सर, डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑल राइट, ये क्या हो गया चैप्टर नंबर 7 वर्क, वो जवाब दे रहे हैं सर। खैर, द ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी एट रेस्ट एंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अपैरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी। अच्छा, इसको कैसे सवाल कर सकता है, अभी बोल दिया कि ऑब्जर्वर रेस्ट में और सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, बोल देगा ऑब्जर्वर सोर्स रेस्ट में, ऑब्जर्वर आ रहा है सोर्स की तरफ, या बोल देगा कि सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर रुका हुआ। इस तरीके से 6 केसेस से ना उसको जाके देख लेना अपने पास। मैं तुम्हें एक तरीका बता देता हूं कि भाई ये काम करना है, एक फॉर्मूला याद कर लो। चैप्टर नंबर 8 वेव और साउंड से लिया गया। देखो भाई ये जो है ना मेरे पास, ये तो मेरे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, ये मेरे पास अपैरेंट फ्रीक्वेंसी, या फिर ये बोल सकते हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड लिसन बाय द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के जो सेंस करेगा वो फ्रीक्वेंसी है ये। चलो ठीक है, अब देखो तुम्हें फॉर्मूला कैसे चेंज करना है। अगर सोर्स ऑब्जर्वर के करीब आएगा तो डिस्टेंस कैसा हो रहा है कम हो रहा है, तो तुम माइनस साइन यूज करोगे। क्या यूज करोगे माइनस साइन। अगर सोर्स तो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है अवे फ्रॉम दैट, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है यानी कि प्लस हो जाएगा ना। डिस्टेंस की कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि भाई इस तरीके से याद कर लो कि अगर सोर्स से दूर जा रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, दोनों में दूरियां बढ़ रही हैं तो प्लस, दोनों में दूरियां कम हो रही हैं तो माइनस। अच्छा, अब यहां पे ये v तो हो गया वेलोसिटी ऑफ साउंड, अब ये हो गया वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय द ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय द सोर्स, ये वाली चीज। अब ये फॉर्मूला तुमने याद कर लिया प्लस माइनस करके।
अगर बोले ऑब्जर्वर स्टेशनरी में तो ये वाली टर्म खत्म हो गई, क्या हो गया ऊपर सिर्फ v रह गया, है ना। और फिर बोलता है सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से करीब आ रहा है, डिस्टेंस कैसा हो रहा है, खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, तो माइनस यूज करना, इसको काट देना, फॉर्मूला बन गया। सही है। अच्छा और क्या पूछ सकता है, सर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेटा, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो कि जिनके दिमाग में ये चीज नहीं आती, तो ये अभी टाइम कम रह गया इसलिए तुम यही कर सकते हो यार। अच्छा अब देखो क्या, अगर बोले सोर्स स्टेशनरी है तो ये खत्म है ना भाई, और ऑब्जर्वर क्या हो रहा है, टुवर्ड्स दी सोर्स आ रहा है, ऑब्जर्वर टुवर्ड्स दी सोर्स आ रहा है। अगर ऑब्जर्वर सोर्स के करीब आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। ये देखो ऑब्जर्वर सोर्स के करीब आ रहा है तो प्लस होगा, यानी कि राइट साइड वाला प्लस, लेफ्ट वाला लेफ्ट माइनस, तो प्लस को यूज कर लेना। सही है। और ये तो खत्म ही हो गया ना, जीरो हो गया सब कुछ। इस तरीके से तुम कर सकते हो अगर दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, है ना। तो अगर ऑब्जर्वर करीब आ रहा है तो उसके लिए प्लस लोगे, और अगर सोर्स करीब आ रहा है तो उसके लिए माइनस लोगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से तुम फॉर्मूला बना सकते हो। अब तुम्हारा असाइनमेंट ये है कि तुम अभी बैठ के पूरे 6 केस करोगे, ठीक है। ये पूछ सकता है दोबारा, लेकिन चेंज कर देगा कंडीशन। द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज 6, देन फोकल लेंथ इज, बहुत आसान से सवाल बोल दिया कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो है उसकी मैग्निफिकेशन कितनी है, 6 है, मैग्निफिकेशन दे दी 6, फोकल लेंथ पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। आपको पता है मैग्नीफाइंग ग्लास का फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी ओवर एफ। डी क्या, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन, पूछ सकता है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन कितना होता है, तो बेटा 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखो क्या बन सकता है, ये उड़ा इधर आया तो -1 हो गया, ये डी हो गया, ये एफ हो गया, रेसिप्रोकल कर देता हूं तो एफ की वैल्यू कितनी आती है, डी ओवर m -1, है ना। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला ना याद कर लो कि डी की जगह पे पुट करो 25 सेंटीमीटर, m की जगह पे 6, जो भी मैग्निफिकेशन उसमें से एक माइनस कर दो, तो 25 डिवाइडेड बाय 5, आंसर कितना आया 5, लेकिन यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस किसमें है, सेंटीमीटर में। तो 5 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर एंड इट इज द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास। चलिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से लिया गया था, आगे बढ़ते हैं। इफ प्रेशर इज हाफ, टेम्परेचर इज डबल, देन द वॉल्यूम विल बिकम, भाई प्रेशर को हाफ कर दिया गया, टेम्परेचर को डबल कर दिया गया। अब बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, एक ये यूज कर लो यार मेरे लिए, ठीक है। पीवी को एनआरटी, एनआर कांस्टेंट है, कांस्टेंट इक्वल टू हटता है तो क्या आता है, प्रोपोर्शनल, ठीक है। अच्छा प्रोपोर्शनल आ गया, अब क्या करें भाई, हमें वॉल्यूम निकालना है ना, तो वॉल्यूम को तंता ना करो, ये हो गया टी ओवर पी, ये नीचे चला गया ना टी ओवर पी। अब कहता है कि टेम्परेचर डबल हो गया, टेम्परेचर डबल हो गया, सही है भाई, और प्रेशर हाफ हो गया, हाफ को 0.5 बोलते हैं, यानी कि सर बहुत घिचपिच कर दी है, 0.5 टी, है ना। अगर इसको डिवाइड करोगे बेटा आंसर 4 आएगा, करके देखो, तो ये हो गया 4 टाइम्स हो गया ना टी ओवर पी, यानी कि इनिशियल टी ओवर पी था 4 टाइम्स हो गया, हम बोलेंगे वॉल्यूम विल बिकम 4 टाइम्स। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 11 हीट से लिया गया। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड, इनमें से कौन सा है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करती, मास, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ या फिर डेंसिटी। तो बेटा देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रॉ एल ओवर ए, तो बेटा वो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है, नहीं करता तो किस पे नहीं करता, मास पे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, डज नॉट डिपेंड ऑन मास। चैप्टर नंबर 13 करंट से आगे बढ़ते हैं। द लेंजेस लॉ, लेंजेस लॉ क्या होता है भाई, लेंजेस लॉ होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, द इंड्यूस्ड induced magnetic field in a loop of wire will oppose the change in magnetic flux, through a लूप। सर राइटिंग बहुत गंदी है बेटा, मुझे लिखना नहीं आता ना इस पे डायरेक्ट। देखो द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो भी है ना किसी लूप में, अगर वायर को ऐसे किसी राउंड कर दे तो वो हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा अगर तुम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे। चेंज कैसे, इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, लाइन ऑफ फोर्सेस को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, नंबर ऑफ टाइम्स पे डिपेंड करता है। तो वो जो फॉर्मूला में माइनस आता था हम आगे डिस्कस करेंगे, वो बेसिकली ये लेंजेस लॉ की वजह से आता था कि बोलता है मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अपोज किसको करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स को। चलो लिख कर आ जाना, यही आपके ऑप्शंस में गिवन हो सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आ जाते हैं, द फॉर्मूला ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है,
फैराडे लॉ लगा दो, फैराडे लॉ क्या कहता है भाई, फैराडे लॉ कहता है कि ईएमएफ कौन सा वाला, इंड्यूस्ड वाला, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ड्यू टू द लेंजेस लॉ। याद रखना कि वो मैग्नेटिक जो है फील्ड हमारे पास किसको अपोज करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स को, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को, डेल्टा फाई मतलब कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। अब पूछ सकता है सवाल तुमसे कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है, टाइम गिवन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो, ये फॉर्मूला लगा देना। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। द यूनिट ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट। अब देखो तुमसे तो पूछ लिया यूनिट ऑफ स्टीफन कांस्टेंट, अगली बार में हो सकता है पूछ ले कि बताओ स्टीफन, ये है शायद स्पेलिंग, स्टीफन आई गेस ये नहीं है, स्टीफन बोल्ट्जमैन, पूरा नाम क्या है, पूरा मतलब दोनों का काम है, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है, अब अगर पीछे की कोई आवाज आ रही है तो बेटा उसको इग्नोर करना। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है, द पावर रेडिएटेड, the power radiated from a black body जो कि रेडिएशन देता है ना, द पावर रेडिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। आप बोल सकते हो टेम्परेचर के हिसाब से पावर कितना रेडिएट करी फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर जिसको आप मैथमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हो, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी की पावर 4। जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, आप फाई लगा सकते हो, आप सिग्मा लगा सकते हो, ठीक है, जो मर्जी है। ये हमारे पास क्या है, स्टीफेंस कांस्टेंट या फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट, और यह हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। अब यहां पे एक चीज और ऐड होती है, पावर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसके नीचे यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया मौजूद है, लेकिन एक होता है तो इसलिए मीटर स्क्वायर वैसे ही आ गया। और ये हमारे पास क्या है, केल्विन की पावर 4 हो गया ना, केल्विन की पावर वो भी डिवाइड में आ जाएगी, केल्विन की पावर 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से जो स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू होती है ना, ये तकरीबन होती है आपके पास 5.67 एक्सपोनेंट -8। हो सकता है बोल दे स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, सही है। इसका यूनिट क्या होता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, ऐसे लिख सकते हो। तो याद रखना, ये पूछा था उसने, बहुत सारे तरीके से लिखा था इसकी यूनिट को, उसमें से ये यूनिट करेक्ट था। चैप्टर नंबर 17 मॉडर्न फिजिक्स, एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स से लिया गया। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, बहुत इजी है। फॉर्मूला ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी को इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल से माइनस कर दो तो ये बराबर होता है एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये बहुत सारे तरीके से लिख के दे दिया होगा, प्लस करके, माइनस करके, आगे पीछे करके, तो ये फॉर्मूला करेक्ट है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ फ्रूटफुल कोलिजन, इनिशिएट अ कोलिजन और फ्रूटफुल इफेक्टिव कोलिजन, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी। आगे बढ़ते हैं, in Compton's effect the scattered photon frequency is dash incident photon greater than, less than, equals to या twice of। तो बेटा scattered photon frequency is less than, is always less than the incident photon in Compton's effect। सवाल कैसे करेगा, बोलेगा scattered photon wavelength is dash। तो बेटा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे का इनवर्स रिलेशन, अगर फ्रीक्वेंसी लेस है तो वेवलेंथ ग्रेटर देन द इंसिडेंट फोटोन, सही है। तो अगर वेवलेंथ बोल दिया तो फिर तुम ग्रेटर कर देना। अच्छा, अब हो सकता है स्कैटर्ड फोटोन एनर्जी इज डैश। तो बेटा हमने ये पढ़ा E इक्वल्स टू HF, अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि क्या है डायरेक्ट रिलेशन, अगर इसको हटा दूं मैं, है ना, तो एनर्जी भी बोल सकता है। तो उस सूरत में लेस देन, लैम्डा है तो ग्रेटर देन। चैप्टर नंबर 17 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। द फॉर्मूला फॉर द हाफ लाइफ इज T हाफ इक्वल्स टू ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये लैम्डा रिप्रेजेंट, लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है, वेवलेंथ, डीके कांस्टेंट, टाइम टू डीके या वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर होता है 1/λ, तो ये तो कैंसिल हो गया। बोले लैम्डा क्या डिपेंड करता है, वेवलेंथ नहीं बेटा, ये होता है डीके कांस्टेंट। दिस इज द डीके कांस्टेंट ऑफ द पर्टिकुलर रेडियोएक्टिव मटेरियल, सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी।
चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक न्यूक्लियस। अब चैप्टर नंबर 19 के एक दो सवाल और आ रहे हैं, तो हो सकता है ये फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का मिला करो। द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके इज रिप्रेजेंटेड एज, चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक न्यूक्लियस से लिया गया। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, ये आपको याद है? किसी को याद है तो मुझे कमेंट में लिख के बताएं, मैं बताता हूं आपको। कहता है द रेट ऑफ डीके ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटीरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स और न्यूक्लियाई। ठीक है, यानी कि इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, n इज द नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। माइनस साइन क्या है, ये डीके हो रहा है, यानी कि डिसइंटीग्रेट हो रहा है, टूट रहा है, और नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, n। ठीक है, अगेन आप n एट द इंस्टेंट, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम पे। सही है, तो जब हम इसकी पूरी डेरिवेशन करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला आता है एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी। तो बेटा ये बहुत सारे उसमें एमसीक्यूज में दिया हुआ था एबीसी में, उसमें से ये ऑप्शन बेटा करेक्ट था। सही है, ये तो दिया ही नहीं था ना उसने, मैं तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, हो सकता है कि लिख के दे दे आपको, तो इसमें से बताना होगा तुम्हें। एन टी क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम, एंड नॉट क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट टाइम इक्वल्स टू 0, माइनस लैम्डा क्या है, लैम्डा इज योर डीके कांस्टेंट, टी इज योर टाइम टू डीके। नाउ आगे बढ़ते 17, द पैकिंग फ्रैक्शन कैन बी कैलकुलेटेड एज। पैकिंग फ्रैक्शन का तो बहुत आसान है, ये मैं नहीं बता रहा, ये तुम खुद मुझे बताओ अभी उसमें कमेंट में। चैप्टर नंबर 19 का है, ये याद करो। पैकिंग फ्रैक्शन, मास डिफेक्ट, और क्या तुम्हें याद करना है, बाइंडिंग एनर्जी याद करनी है। ठीक है, वो डेल्टा एम वाला फॉर्मूला है इसका। आगे बढ़ते हैं 18 पे, इफ अ टैंक स्टार्ट लीकिंग एट W इक्वल्स टू 100। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया कि अगर बोल रहा टैंक लीकिंग करना शुरू हुआ, उसमें से पानी गिर रहा है, उसका फ्लो रेट दे दिया, W इज योर फ्लो रेट, कि इतने फ्लो से पर सेकंड से ये निकल रहा है, इतने गैलन पर सेकंड से निकल रहा है। क्या 100 t माइनस 15 का स्क्वायर, बहुत आसान है। बोले इट टेक्स 5 सेकंड टू एम्प्टी, इसको कितना 5 सेकंड लगेगा, तो बताओ आंसर क्या, ऑप्शन दे दिए उसने। भाई तुम टाइम की जगह पे क्या पुट करोगे, 100 एज इट इज, टाइम की जगह पे 5 सेकंड पुट करो, ये हो गया 15 का स्क्वायर। ये टोटल कितना बनता है 10, माइनस का 10 है, तो बेटा स्क्वायर है, इवन पावर होती है, माइनस तो वैसे खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये भी है 100, तो कितने जीरो आगे बढ़ा दूं, 2 जीरो बढ़ा दूं, तो कितना हो गया 10,000 गैलन पर सेकंड। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये एक रैंडम क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और मैं कोशिश करूंगा कि आज के भी एमसीक्यू जमा हो जाए, तो फिर मैं तुम्हें अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सो गुड लक, जम के तैयारी करो, इंशाल्लाह आप सबका एडमिशन हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।